दोस्तों, राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप जैसे कई राजपूत वॉरियर्स के बहादुरी के किस्से भारत के बच्चे बच्चे ने सुने हैं। लेकिन फिर भी राजपूत इतिहास के बारे में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। राजपूत इतिहास कभी मुगल अंपायर के जो वक्त सामने आता है, तो कभी दिल्ली सल्तनत के वक्त। लेकिन राजपूतों का अपना एक इतिहास है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, राजपूत कहाँ से आए थे? इसे लेकर हमेशा इतिहासकारों में एक बड़ी बहस रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत में ही रहने वाले क्षत्रिय थे, और लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे और फिर बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। खैर, इस बहस का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन हम हमें इस तरफ इतना जरूर मालूम है कि राजपूतों का इतिहास हम गुप्त साम्राज्य से ट्रेस कर सकते हैं। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि इसी समय फिर चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिकल्स हो या फिर मेडिसिन, सभी फील्ड में भारत में तेजी से तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ इस समय भारत रोम और चीन जैसी बड़ी शक्तियों से भी व्यापार कर रहा था। गुप्त काल के समय ही हंस ने भारत पे हमला किया, और उस जो कि उस समय के सेंट्रल एशिया से लेकर चीन तक में कहर मचा रहे थे। इसी का परिणाम जो था रहा कि कुछ वक्त तक नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर इलाका एल्किन हंस के अंदर आ गया था, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को नॉर्थ ईस्ट से धकेल दिया। और फिर उन्होंने खुद भी लक्ष्मी विष्णु जैसे भारतीय देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन फिर गुप्त काल के ही छोटे छोटे राज्यों में आपस में इकट्ठा होना शुरू हुआ, और फिर उन्होंने यशोदा धमन नाम के राजा ने उनको हराकर ज्यादातर इलाका में वापस से कब्जा कर लिया। इसके 100 साल बाद भी हंस लगातार इन इलाकों पर हमला कर रहे थे। लेकिन 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने फिर से एक पावरफुल और स्टेबल अंपायर बनाया। लेकिन इसके बाद फिर जंगों का सिलसिला चलता रहा। हर सदी में कई लड़ाइयाँ हुई। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसी समय शतरंज का भी आविष्कार भारत में हुआ, क्योंकि हमारे चारों तरफ जंगें चल रही थी। इसके बाद जो धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा और लोकल लीडर साथ साथ आए, तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी बनी, जो कि बड़े बड़े वॉरियर्स क्लैन से मिलकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि राजपूत इस गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इस डायनेस्टी ने भारत को के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट पर पूरा कब्जा कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय उनके कई बड़े राइवल्स थे, जहां साउथ की तरफ से राष्ट्रकूट, वहीं ईस्ट की तरफ से पाल, और नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से कई सारे टर्क के लीडर्स इन पर नजर बना के रखे हुए थे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूट और प्रतिहार साम्राज्य के बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ था, जिसमें प्रतिहारों की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने अपने राजधानी को बचा ली थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आने वाले सालों में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की एकता खत्म होने लगी, और सभी लोकल राजाओं ने धीरे धीरे खुद के राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर दिया। 10वीं शताब्दी के मध्य तक अलग अलग राजपूत क्लैंस के हाथ में भारत के अलग अलग हिस्से थे, लेकिन राजपूतों का गढ़ राजपूताना को ही माना गया, जो कि आज के टाइम का राजस्थान का इलाका है। और यहीं से फिर उन्होंने गुजरात और फिर बाद में इंडो गैंगटिक प्लेट्स के जाने वाला पूरा इलाका कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। लेकिन राजपूत एडमिनिस्ट्रेटिव का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये था कि वो अपनी पब्लिक को काफी इंडिपेंडेंस देते थे। जैसे कि वो बिल्कुल भी इकोनॉमिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम चालू किया था, जिसमें एक जागीरदार को काफी सारी जमीन दे दी जाती है। फिर उसी जमीन को वो जागीरदार छोटे छोटे किसानों को देता है, और फिर उससे जो पूरा टैक्स आता है उससे एक पोर्शन राजा के पास जाया करता था, जिससे मिलिट्री और डिफेंस के लिए फंड्स का इंतजाम होता है। इसके साथ साथ इस समय कोई और सेंट्रल कोर्ट भी नहीं था, बल्कि सभी कानूनी मामलों के फैसले लोकल लीडर से लिया करते थे, जिसके कारण वहाँ वहाँ की मान्यताओं का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। और राजपूत राजाओं को जनता की तरफ से कोई विरोध झेलना नहीं पड़ता था। राजपूत औरतों का भी उनके सोसाइटी में काफी सम्मान था। ना सिर्फ उन्हें पढ़ाया लिखा जाता था, बाकी साथ ही उन्हें शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि युद्ध की स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो वो अपना बचाव कर सके। हमें यहाँ दोस्तों रानी दुर्गावती की कहानी भी मिलती है, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद हाथी पर बैठ के उनकी सेना और एक जंग के मैदान में लीड किया था। राजपूत साम्राज्य इसलिए भी अलग था दोस्तों, क्योंकि वो लोग सिर्फ जमीन या दौलत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए भी लड़े थे। एक कहानी इसी से जुड़ी ये है कि जब एक राजपूत राजा ने किसी किले को घेर लिया था, तो काफी दिन इंतजार करने के बाद उन्हें समझ आया कि अब एक किले के अंदर का खाना और पानी खत्म होने लगा है। ऐसे में इसका फायदा उठाने की बजाय उस राजा ने किले में ये कहते हुए खाना भेज दिया कि वो किसी भूखे दुश्मन से नहीं लड़ना चाहता है। इसके साथ साथ राजपूतों ने उस वक्त के सिंध में बसे अरब व्यापारियों के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी, और भारत की तरफ से मसाले, इत्र, हीरे, मोती, कपास और सिल्क को बाहर भेजा जाता था। और दूसरी तरफ ये राजपूत लैंस जंग में इस्तेमाल होने वाले घोड़े भी
बाहर से खरीदते थे। 11वीं शताब्दी के दौरान कैसमेल्डिक एम्पायर तेजी से फैल रहा था, जिसे मालवा के भोज ने अगली एक सदी तक भारत में फैलने से रोका। लेकिन इस वक्त तक राजपूत क्लैंस के बीच भी इतने युद्ध हो रहे थे कि ये सब एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वैष्णविश के बाद गौरिक साम्राज्य ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए, और ये वही मोहम्मद गौरी वाला गौरिक साम्राज्य था। जो पहली बार मोहम्मद गौरी और राजपूत क्लैंस का सामना हुआ तो वो उसके खिलाफ एक होकर लड़े थे, जिसके इसके बाद 1191 में उसे घायल होकर भागना पड़ा था। लेकिन अगले ही साल जब वो अलग 1.2 लाख की फौज लेकर, जिसमें एक बड़ी कैवलरी यूनिट थी, उसकी वजह से अपनी लड़ाई जीत गए। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी को मार दिया गया और यह एम्पायर भी टूट कर दिल्ली सल्तनत में बदल गया, जिसमें तुर्बत से लेकर खिलजी तक कई राजा हुए। दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर रास्ता दोस्तों मुगल सम्राट के लोगों से लड़ने में ही टिके हुए थे। लेकिन फाइनली खिलजी ने जब मंगोलों के सिस्टम को निपटा दिया, तब उसने राजपूत क्लाइंस पर भी हमला करने लग गया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके बाद बाबर ने आके दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और भारत में नए मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य और राजपूतों में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अकबर के समय में राजपूतों और मुगलों के रिश्तों में काफी सुधार देखा गया। न सिर्फ अकबर को सभी ने अपना राजा मान लिया था, और साथ ही वो मुगलों की कोर्ट्स में हायर पोजीशन एक्वायर करने लग गए। और फिर औरंगजेब के वक्त तक कई राजपूत लोग मुगलों की सेनाओं के सेनापति भी रहे। लेकिन फिर औरंगजेब की क्रूरता और महाराष्ट्र से उठते मराठा सम्राट के उतरते हुए धीरे धीरे राजपूत मराठी महाराष्ट्र समाज के साथ हो गए, और उसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरफ बिखर गया। अवध, हैदराबाद, बंगाल सभी ने खुद को अपना आजाद घोषित कर दिया, और दूसरी तरफ मराठाओं ने तेजी तरफ से भारत में अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन मराठा लीडरशिप एक्सपैंड होने के साथ साथ डिसएनफ्राइज भी होने लग गया। मतलब यानी एक राजा नहीं रह गया, बाकी कई बहुत सारे अलग अलग राजा या चीफ होने लग गए। सभी ने अपने राज्य बना लिए। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और उस समय के जो एक डोमिनेंट पावर बनते जा रहे थे, उन्होंने इस वक्त राजपूतों को भी कन्विंस कर लिया कि वो मराठों का साथ ना दें। फिर इसी बीच 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिससे ब्रिटिशर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर राजपूत राजाओं ने कोइन को सोवेन मान लिया था, लेकिन अपने इलाकों को वो अभी भी इंडिपेंडेंट चला रहे थे। इसी से इसमें से कई राजा ऐसे भी थे दोस्तों, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपने सिगरेट डोनेशन से बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके बारे में मन्नू एस पिल्लई ने अपने किताब फॉल्स अलाइज में बहुत ही डिटेल में लिखा है। भारत अब आजाद हो गया और उसे एक करने का सवाल था, और तब 22 अलग अलग राजपूत क्लैंस ने अपने राज्यों को एक साथ मान मिलाया और मॉडर्न राजस्थान का जन्म हुआ। आज भी राजपूत लोग इस देश में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो सेना में सर्वोच्च बलिदान देने का हो, या तो भारत के कल्चर को आगे ले जाने का हो। राजपूत आपको हर हर एक फील्ड में नजर आ जाएंगे, और उनके हिस्ट्री के कारण आज भी आप उनमें बहादुरी देखेंगे। तो दोस्तों, ये थे राजपूत के इतिहास, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरा पावर स्ट्रगल चला। लेकिन राजपूत इतिहास के कई सारे कोने हैं जिसे हमने छोड़ दिया है, जैसे कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे, और वहाँ का पूरा टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। ये भी उनके साम्राज्य को समझने के लिए काफी जरूरी हो सकता है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, रिव्यू क्षेत्र में आपका स्वागत है। बाकी आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।